अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। नाज़रीन, अगर मौसम की बात की जाए तो आजकल इस्लामाबाद में शदीद धुंध का राज है, लेकिन दूसरी जानिब इंतखाबी मौसम पर छाई घेरी धुंध रफ्ता रफ्ता छट रही है और सियासी जमातों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से खदशात का तदारुक भी सामने आ रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ की इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। समाअत के आगाज पर 3 रुकनी बेंच के रुकन जस्टिस मियां मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि ये तौहीन अदालत की दरखास्त है कि कोई नई पिटिशन, ये तौहीन अदालत की दरखास्त है, कोई नई पिटिशन नहीं है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो तौहीन की गई है वो बताएं। इलेक्शन कमीशन ने आपको क्या ऑर्डर दिया? जिस पर वकील सरदार लतीफ खोसा का कहना था कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई ऑर्डर मौसूल नहीं हुआ। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने वकील लतीफ खोसा से इस्तफसार किया कि आईजीज और चीफ सेक्रेटरीज का इलेक्शन कमीशन से क्या ताल्लुक है, जिस पर वकील लतीफ खोसा ने अदालत को बताया कि हमारे उम्मीदवारों की राह में रुकावट डाली गई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए, सबूत क्या है, हमें कुछ दिखाएं। तौहीन अदालत केस में आप सिर्फ इलेक्शन कमीशन को फरीक बना सकते हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का मजीद कहना था कि किसी के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए तो अपील दायर करें, बात खत्म। जिस पर वकील लतीफ खोसा ने अदालत को आगाह किया कि हमें अपील दायर करने के लिए 3 दिन से आरओज के हुक्म की नकल तक फराहम नहीं की जा रही, अपील कहां से दायर करें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि आप चाहते हैं कि हम इलेक्शन कमीशन का किरदार अदा करें, आरओ के ऑर्डर की कॉपी नहीं मिलती तो कॉपी के बगैर ट्रिब्यूनल में दरखास्त दायर कर दें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने वकील लतीफ खोसा से सवाल किया कि हम कैसे कह दें कि फलाह जमात के कागजात नामजदगी मंजूर जबकि फलाह के मुस्तरद कर दिए जाएं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने वकील लतीफ खोसा को ट्राइब्यूनल्स में अपीलें दायर करने की हिदायत देते हुए कहा कि मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपने तैनात किया था, हमने नहीं। मसला यह है कि कोई भी अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। हमारा 22 दिसंबर से सख्त कोई और हुक्मनामा नहीं हो सकता। बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत 8 जनवरी तक मुलतवी करते हुए आईजी पुलिस पंजाब, चीफ सेक्रेटरी और एडवोकेट जनरल पंजाब को नोटिस जारी कर दिया। जहां आज सुप्रीम कोर्ट की यह समाअत तहरीक इंसाफ के लिए बाइस मसरत थी, वहीं दूसरी जानिब पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के नतीजे में पीटीआई को शदीद धचके का सामना करना पड़ा और एक बार फिर अपने इंतखाबी निशान के हवाले से पीटीआई शदीद मुश्किलात में घिर गई है। पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से पीटीआई इंट्रा पार्टी से मुतालिक महफूज फैसला सुनाते हुए इलेक्शन कमीशन के 22 दिसंबर के फैसले के खिलाफ हुक्म इम्तनाव वापस ले लिया है, जिसके बायस तहरीक इंसाफ से एक बार फिर बल्ले का निशान छिन गया है और बानी पीटीआई एक बार फिर चेयरमैन पीटीआई के तौर पर बहाल हो गए हैं। लेकिन पीटीआई की क़यादत इस सारे मामले पर काफ़ी पुरुमीद दिखाई देती है। उनका मौक़िफ़ यह है कि इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का फैसला पेशावर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच में अगर बरकरार ना रहा तो उनको एक बार फिर बल्ले का निशान वापस मिल जाएगा। इन्हीं सभी इशूज़ पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। जी, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं सीनियर माहिर कानून है राजा आमिर अब्बास साहब ने इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपका आपके वक्त के लिए। और येट अनदर सीनियर लीगल एक्सपर्ट यासीन आज़ाद साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया यासीन साहब आपका भी सर आपके वक्त के लिए। मैं यासीन साहब पहले अगर आपसे आपकी राय ले लूं कि ये जो इस वक्त बल्ले के निशान वाला मामला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, ऐसा लगा था कि एक इंटरिम रिलीफ मिला है जब वो हुक्म इम्तना जारी किया गया पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से, लेकिन अब उसको वापस ले लिया गया है। तो उससे तो अब यही मामला हुआ कि इलेक्शन कमीशन का इनिशियल जो ऑर्डर था, हम बैक टू स्क्वायर वन वापस उसी ऑर्डर पर चले गए, यानी कि बल्ले का निशान नहीं है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास। और जो बानी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो शायद फिर से चेयरमैन हो गए, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। थोड़ा सा इसको एक तो एक्सप्लेन भी कीजिएगा, कैसे देख रहे हैं इसको? आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब जो है फाइनली ये नुकसान उठाना पड़ेगा? सबसे बड़ी मुश्किल बात यह है कि हमारे वकील भाई जो है ना, उन्होंने उस हाई कोर्ट में चले जाओ जहां से रिलीफ मिलने के इम्कान हो। मैं अमूमन बाज़ औक़ात हमारे सुप्रीम कोर्ट का झगड़ा होता है तो सिंध हाई कोर्ट स्टे दे देता है, कभी बलूचिस्तान दे देता है, कभी पेशावर दे देता है। ये जानते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट वहीं पे मौजूद है और दिल्ली हाई कोर्ट भी वहाँ मौजूद है, वहाँ कोई जाने के लिए तैयार नहीं होता। जो इंटरिम स्टे पहले हुआ वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो एक कानूनी अदारा था, उसको सुने बगैर आपने उठा के इंटरिम स्टे दिया, जो मेरे नजदीक बिल्कुल गलत था। दूसरा, आपने ये भी कहा कि ये डीबी मैटर है, सिंगल जज स्टे भी दे रहा। मजे की बात, डीबी का मैटर था तो फिर आपको इसको डीबी में ले जाते, वहां तो ले जाना मुनासिब आपने समझा नहीं। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उस फैसले को चैलेंज किया तो वही बात समझ आई जिसमें ये बात हो गई कि आपने जो पहला इंटरव्यू को दिया वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सुने बगैर दिया, ज्यादा उस आर्डर कर दिया गया। और आज जो सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीडिंग हो रही थी, वहाँ ऑनरेबल चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने भी बाद ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं
अच्छा, उसके अंदर डेट फिक्स हो गई थी 9 जनवरी की, ये डीबी सुनेगी। अब जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने की तो आज उस ऑर्डर को रिकॉर्ड किया। मेरे नजदीक 9 जनवरी वाली जो डेट है वो अपनी जगह पे है। ठीक है। 9 जनवरी को आप पेशावर की डीबी में मैटर को लेकर चले जाए, वहाँ दोबारा हेयरिंग कर ले। अगर डीबी आपको देती है गुड, नहीं देती। लेकिन सर, ये जो सुन के फैसला करने और ना सुन के फैसला करने वाला मामला है, बहुत लोगों की इस पे राय ये भी है कि लाहौर हाई कोर्ट का जो आरओज और डीआरओ से मुतालिक फैसला था, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने भी उमैर नियाजी जो कि पिटिशनर थे उनको सुने बगैर ही फैसला कर दिया था और उस फैसले को उड़ा दिया था और कहा था कि इलेक्शन तो 8 फरवरी को ही होंगे। पत्थर पर लकीर है ना। इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद जिसकी निशानदेही आप कर रही है, मेरे नजदीक किसी भी आर्डर पास करने से पहले 100 दफा सोचना चाहिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सामने रखना चाहिए। जब 8 फरवरी डेट मुकर्रर हो चुकी है और बड़ी मुश्किल से ये डेट मुकर्रर की और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो पॉलिटिकल पार्टीज के कंसेंट के साथ ये डेट फिक्स की है, पहले भी कर रहे कि 9 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं हुए। अब अगर 8 फरवरी को भी इलेक्शन नहीं होते तो ये जो 1973 का जो दस्तूर है, हमारा आइन है, इसकी क्या हैसियत रह जाएगी? नहीं, बिल्कुल ठीक है सर। 8 फरवरी के खैर इलेक्शन की तारीख के ऊपर तो हम सवाल नहीं करें, मैं तो सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि ये एक मामला, एक केस सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसा ही चला था। इजाजत है मैं राजा आमिर अब्बास आपको गुफ्तगू में शामिल कर लूँ। सर, किस तरीके से देख रहे हैं सबसे पहले तो पेशावर हाई कोर्ट की जो आज की प्रोसीडिंग है उसको? यासीन साहब का ख्याल ये है कि ये तो पहले ही जिस तरह मामला हुआ था, मैं इत्तेफाक को कहते हैं मैं नहीं करता था कि इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर ही स्टे दे दिया। देखिए, इसके दो पहलू हैं। स्टे या इंटरम इंजंक्शन जो होता है वो नॉर्मली दूसरी पार्टी को सुने के बगैर ही दिया जाता है, अदरवाइज़ उसका पर्पस नहीं होता। लेकिन इसमें जो इंटरम रिलीफ था, गालिबन वही उनका परमानेंट रिलीफ भी था। वो यही चाहते थे कि अल्टीमेटली भी ये हो। तो ये एक ऑब्जेक्शन बनता है कि जी चूँकि इनका फाइनल भी यही रिलीफ है कि बल्ले का निशान मिले, और असल में तो बल्ले के निशान से ज़्यादा वो ये थे कि जी जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हुए हैं उसको क्या इलेक्शन कमीशन ने बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के बारे में कोई क्वेश्चन उठाया है या नहीं? क्या ये एक पॉलिटिकल पार्टी को आइसोलेट करके खाली उसके इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की बात हो रही है या नहीं? और क्या जो नोटिफिकेशन होता है, क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये इख्तियार है कि वो किसी भी पार्टी के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस होते हैं उसको वो चेक कर सकता है या कि उसको वैलिड या इनवैलिड करार दे सकता है या नहीं? दिस इज़ अ क्वेश्चन, लॉ पॉइंट, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कानून के हिसाब से ही, क्योंकि अगर सूबाई, कौमी, बल्दियाती दूसरे जो इलेक्शंस होते हैं उसमें उनको इख्तियार दिया हुआ है, ट्रिब्यूनल बनता है, तमाम चीज़ें कानून में लिखी हुई है। लेकिन इलेक्शन एक्ट 2017 और उसके रूल्स में कहीं नहीं लिखा कि सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उनके इलेक्शंस को चेक कर सकता है। उसमें सिर्फ ये लिखा है कि जब एक इंट्रा पार्टी इलेक्शंस होंगे तो पार्टी के जो हेड हैं वो एक सर्टिफिकेट देंगे कि ये एज़ पर द कॉन्स्टिट्यूशन और एज़ पर द लॉ ये इलेक्शंस हुए हैं। तो उसको उन्होंने कहा कि जी ये एज़ पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टी ये इलेक्शंस नहीं है। अल्टीमेटली क्या वजह थी? वजह ये हुई कि पहले इलेक्शंस करवाए, जो नुकसान हो रहा है वो इतना इररिपेरेबल है कि अगर 9 को ये पेशी होती है, 13 को गालिबन अलॉट्स होने हैं सिंबल्स, और 13 तक अगर ये सिंबल अलॉट नहीं होता, 9 को इलेक्शन कमीशन फिर कहता है कि जी हमारा वकील नहीं आया, या वो डेट लेता है, या हम कोई जवाब दाखिल करना चाहते हैं, तो फिर ये होगा कि ये पिटीशन एक तरह से इनफ्रुक्चुअस हो जाएगी, या बज़ाहिर लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन खुद ही इसको डिले करना चाहता है। और ऑन टॉप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इलेक्शन कमीशन एक अदालत, कौसाए अदालत की तरह है कि अगर उसका फैसला आ गया है तो उसको चैलेंज कर दिया गया उस हाई कोर्ट में जो उससे ऊपर है। तो कभी हमने ये नहीं देखा कि अगर हाई कोर्ट का फैसला हो जाए कोई और उसको हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करें तो दूसरा फरीक जिसके खिलाफ फैसला आया था या जिसके हक में आया था, जो कि इस केस में डॉक्टर बाबर थे, वो तो नहीं गए। क्या हाई कोर्ट खुद चला जाएगा कि जी मैं अपील करने आ गया हूँ, मेरे फैसले को क्यों आप चेड़ कर रहे हैं? आपने तो एक आर्बिटर का काम किया, एक फैसला दे दिया। अदालतें कभी खुद नहीं जाती। तो इसमें वही बात है। ये जो पॉइंट आप रेस करें ना कि बल्ले का निशान और क्या इलेक्शन कमीशन की डोमेन में आता है, इसी तरह की नौयत का कुछ चैलेंज किया है अजहर सिद्दीक साहब ने लाहौर हाई कोर्ट में। लेकिन सवाल वहीं आ जाता है जो यासीन आज़ाद साहब ने कहा था कि जहां से रिलीफ मिलने का उम्मीद हो
वहीं पर ये पीटीआई के वकला क्यों हम देख रहे हैं कि जा रहे हैं? ये एक सवाल किया जा रहा है कि इज इट बैड प्लानिंग या कोई बौखलाहट का शिकार हो गई है पीटीआई की लीगल टीम, क्योंकि देयर इज टू मच टू हैंडल फॉर देम आल्सो, कि कभी पेशावर हाई कोर्ट, कभी लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी नहीं जाते, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जाते। देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो बहुत से केसेस सारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही चलते, लेकिन गालिबन चूंकि जो मुझे नज़र आ रहा है या जो उनकी मैंने स्टेटमेंट्स देखी हैं वो यही हैं कि उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को एक दरख्वास्त दी हुई है जिस पे उन्होंने कहा है कि उनको चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट की है कि उनके पीटीआई के जो केसेस हैं वो खुद से ना सुने, तो वो उनकी जो रिक्वेस्ट है वो डिनाई हुई है, उस पर अमल नहीं हुआ। तो गालिबन यही समझते हुए वो पेशावर हाई कोर्ट गए। अलबत्ता जो ओरिजिनल इसकी भी प्लेस ऑफ फाइलिंग ऑफ पिटीशन बनती थी मेरे नज़दीक वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही बनती थी इसकी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान यहाँ पे है, उनका सेंट्रल सेक्रेटरीट यहाँ पे है। वो जो लाहौर हाई कोर्ट का उमैर नियाजी साहब वाला केस था उसके अंदर भी ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी ये बाद में सवाल किया था कि हमारे पास क्यों नहीं लेकर आए, लाहौर हाई कोर्ट क्यों लेके गए, वो आरओज डीआरओज वाला मामला जो है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट भी जाया जा सकता है? बिल्कुल सुप्रीम तो क्यों नहीं जा रहे? रिलक्टेंस क्या है? देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट आ गए तो इसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी पंजाब और केपी का जो इलेक्शन है वो तो हाई कोर्ट में पड़ा है, आप हाई कोर्ट को फैसला करने दें। ये तो कंकरेंट ज्यूरिसडिक्शन होती है, यहाँ आर्टिकल 184(3) की होती है, वहाँ पे होती है आर्टिकल 199 की। तो नॉर्मली तो 199 को ही इन्वोक किया जाता है और हाई कोर्ट्स में ही जाया जाता है। तो इसमें तो मैं नहीं समझता कोई ऐसी चीज़ है कि अगर हाई कोर्ट गए हैं तो पॉइंट इस कि आप लेके क्या गए हैं। आप लेके ये गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ये समझ रहा है कि आपकी इस पिटीशन की वजह से इलेक्शंस डिले हो सकते हैं। ठीक है, दैट वाज द क्वेश्चन उस वक्त। बिल्कुल। तो फिर उनको हाई कोर्ट के उस जज साहब को भी देखना चाहिए कि वो असल जजमेंट तो सुप्रीम कोर्ट की हाई कोर्ट के जज को देखनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या है, और अगर वो कोई ऐसा ऑर्डर पास कर रहा है जिससे वो जजमेंट में कोई डिले हो सकता है तो फिर तो वो जज साहब का उस जो चीफ जस्टिस साहब ने क्वेश्चन तो किया था, क्वेश्चन भी किया था, लेकिन वो भी उसमें फिर उतने ही इक्वली उनसे भी पूछ जिम्मेदार है आप ये कह रहे हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा यासीन साहब को एक सवाल इसी इशू पर और करके फिर मजीद आगे बढ़ते हैं। ये जो आज तौहीने अदालत वाला जो मामला था उस पर भी बात करेंगे। ये जो अभी सिचुएशन हुई है बल्ले के निशान और पेशावर हाई कोर्ट से जो कुछ सामने आया है यासीन आजाद साहब, इसके बाद आप एज ए लीगल एक्सपर्ट क्या समझते हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास क्या ऑप्शंस हैं कि वो बल्ले के निशान की वापसी के लिए भी और अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को रिस्टोर करने के लिए भी क्या कर सकती है? क्या लीगल एवेन्यूज हैं? जहाँ तक ऑप्शन का ताल्लुक है, वो पार्टी ने आज खुद ही कह दिया कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जी, सुप्रीम कोर्ट जाने में उनको कोई रोक नहीं सकता। और मेरे नजदीक सबसे प्रॉपर इस वक्त जगह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही है, ताकि एक हो जाए जिस तरह अमित ने अभी ये बात की कि 13 तारीख को पार्टी को निशानात अलाट करने की लास्ट डेट है, और 13 तारीख को ये मामला तय नहीं होते और पार्टी को कोई निशान नहीं मिलता, ऐसी सूरत में जिन लोगों ने नॉमिनेशन फॉर्म जमा किए वो इंडिविजुअल कैंडिडेट तस्वर किए जाएंगे, पार्टी के कैंडिडेट तस्वर नहीं किए जाएंगे। पार्टी के बैरिस्टर गौर साहब को मैं अभी सुन रहा था कि अगर हमें बल्ले का निशान नहीं दिया जा रहा तो कोई और निशान दिया जाएगा, आपके चॉइस के मुताबिक निशान अब नहीं मिलेगा। आपको पता पार्टी के दौर में जब पीपी और पार्लियामेंटेरियन ग्रुप बना तो उस वक्त जो नुकसान मांगा था वो आपको नहीं मिला था। इलेक्शन की में सेक्शन 215 होते हैं, उसमें इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को इन चीजों को इख्तियार हासिल हैं, और मैं ये समझता हूँ कि अब ये मामला बजाय इधर उधर हाई कोर्ट ले जाने के ये डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में ले जाने पीटीआई वाले, तो इनके लिए ज्यादा मुनासिब है ताकि जल्द से जल्द जो फैसला हो वहाँ हो। लेकिन अगर खुदा न खास्ता ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी इस फैसले को नहीं मानता, वो कहता कि नहीं आपने पार्टी का इलेक्शन अपनी पार्टी के मंशूर के मुताबिक नहीं कराए, आपने इलेक्शन एक्ट की अपने खिलाफ वर्जी की, और इस को चैलेंज करने वाला कौन है? पीटीआई का एक बानी रुकन है जो चैलेंज का। जिस तरह आप दूसरी का हवाला दे रहे हैं, या किसी दूसरी पार्टी ने अपनी पार्टी के इलेक्शन को कहीं चैलेंज किया? नहीं किया, या चैलेंज किया गया तब। अगर इस इलेक्शन में पार्टी का बानी रुकन चैलेंज ना करता तो शायद आज पीटीआई को से क्या पैदा ना होती। वो तो हो गई, वही बानी रुकन अब पेशावर हाई कोर्ट में भी गया, वही बानी रुकन आप सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा। ये तो आप
अपना इंटरनल डिस्प्यूट हो गया। अब अगर सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को 13 तारीख से पहले इनको बदले का निशान नहीं देते, इनकी पोजीशन को रिस्टोर नहीं करते, 22 दिसंबर का जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला है वो कायम रहता है, तो 13 के बाद पीटीआई के जितने लोगों ने नॉमिनेशन फाइल किया है, मेरे नजदीक वो सारे के सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट डिक्लेयर किए जाएंगे। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का क्या होगा कि फिर निशान हर कैंडिडेट को उनकी मर्जी का मिलेगा, किसी को तराजू, किसी को मिल गया वो जो भी निशान, वो जब अपना इलेक्शन लड़ेंगे तो वो इंफरादी के साथ अपना इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे। सपोज है पीटीआई के कुछ लोग जिनको सपोर्ट है ये जो आप जिस तरह से बता रहे हैं यासीन आजाद साहब, एक सियासी जमात है जो अभी हाल ही में पाकिस्तान पर हुक्मरानी कर गई है, उसकी डिसमेंटलिंग हो जाएगी जिस तरीके से आप कह रहे हैं, और ये सारा कुछ बुनियाद क्या बनेगी? इलेक्शन कमीशन का वो एतराज जो कि पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के ऊपर लगाया गया, बल्ले के निशान के ऊपर लगाया गया, जो बात अभी राजा आमिर अब्बास साहब कर रहे थे, उस पर आपकी क्या कानूनी राय है? इलेक्शन कमीशन की डोमेन में आता भी है कि वो इन सारी चीजों को ऐसे टेकअप करके पार्टी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को यहाँ तक पहुंचा दे? आता है 100% आता है, ये ऐसा नहीं है। सेक्शन के सेक्शन मेरे ख्याल में 215 है, उसको देख लें, उन तमाम सेक्शन हवाला दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इदारा भी एक आईनी इदारा है, आइन उसके इख्तियारात देता है, और पीपल पार्टी के दौर में जब आपने उनका यही मामला के निशान को खत्म किया था, बाद में पीपल पार्टी पार्लियामेंटेरियन ग्रुप बन गया था, उस वक्त उन्होंने किसी और निशान से इलेक्शन लड़ा था। तो ये बात ये क्यों भूल गए कि जब सेनेट का टिकट दिया मियां नवाज शरीफ ने, सेनेटर, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट नहीं दिया था कि ये जो है ना, चूंकि ऐसे आदमी ने पार्टी का टिकट इशू किया जो मजाज नहीं था, वो लाइफ के लिए डिस्क्वालीफाई था, वो टिकट नहीं है, तो उन्होंने आजाद उम्मीदवार की हैसियत से सेनेट का इलेक्शन लड़ा। ये अलग बात है कि वो सेनेटर ये नून की तरफ ही है, लेकिन अगर वो किसी और की तरफ नहीं, लेकिन से वो जो आप हवाला दे रहे हैं उसी को अवॉइड करने के लिए दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाए गए ना। इमरान खान साहब तो अब नहीं हेड कर रहे थे ना पार्टी को उन इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के तहत। तरीकाकार है, उसके लिए नॉमिनेशन फॉर्म होता है, इलेक्शन कमिश्नर बनता है। इलेक्शन कमिश्नर कौन बनाता है? पार्टी हेड बनाता है। या उमर इलेक्शन कमिश्नर को नॉमिनेट कर रहे हैं जो इनके मंशूर के अंदर मौजूद नहीं है। ठीक है, उमर अयूब साहब जो थे वो कॉम्पिटेंट नहीं थे, इसके लिए कॉम्पिटेंट इमरान खान साहब थे। अच्छा, ये जो आप उमर अयूब साहब वाली बात करें ना, मुझे इजाजत दे, वक्त थोड़ा सा महदूद है, राज साहब से भी इस पे कमेंट ले लूं। सर, ये उमर अयूब और असद उमर ये वाला मामला भी कि क्या एक ने ओहदा छोड़ा और दूसरे का कोई बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन हुआ, ये भी जब अदालत में सवाल किया गया, पीटीआई के पास कोई खातिर खा जवाब नहीं था, वो अपेरेंटली कोई रिटन प्रूफ नहीं दे सके इस चीज़ का कि असद साहब ने छोड़ा है और उमर साहब ने ओहदा संभाला, और उमर साहब जो है वो फिर सारा कुछ आगे इलेक्शन की मैनेजमेंट करते रहे। आज की हाल ही में जो तौहीन अदालत की दरखास्त है वो थी, समात थी, उसी की बात कर लूँ। खोसा साहब से कहा गया कि वो जो दरखास्त है जो आपने लिखी थी, जो पेपर वर्क है वो कहाँ है? खोसा साहब ने कहा वो तो मेरे पास नहीं है। इससे पहले भी पीटीआई के वकला को बुलाया जाता रहा, शोएब शाहीन साहब को, वो पेश पहुंचे ही नहीं वक्त के ऊपर। ये क्यों कोई लैक ऑफ सीरियसनेस लगती है? अब तो कुछ लोगों की ये राय बनती जा रही है कि ये वकला जो हैं शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फेवर में काम नहीं कर रहे। देखिए, वकला अगर कहीं पे अगर उनकी जो प्लीडिंग्स हैं वो अगर ना भी हों तो अदालत का ये काम होता है कि वो कानून को सामने रख के जो, क्योंकि ये इलेक्शंस कोई किसी की जायदाद का केस नहीं है, ये फंडामेंटल राइट्स हैं। किसी भी पार्टी को आप ये कह दें कि जी उसको हम इलेक्शन का, ये जो अभी बात कर रहे थे तो इन्होंने कहा कि जी पीपल्स पार्टी को भी नहीं मिला था, लेकिन अगर उनको तलवार नहीं मिली, तीर तो मिल गया था। अगर नवाज शरीफ साहब के वो जो सेनेट के इलेक्शन के टिकट थे तो उसमें वो तो आजाद फिर लोगों टिकट्स को उन्होंने कहा था कि आप चूंकि मजाज अथॉरिटी नहीं रहे तो आपकी टिकट्स, लेकिन शेर का निशान मौजूद रहा। अब तो आप एक तरफ बल्ले का निशान लिया जा रहा है तो साथ एक निशान मिल भी नहीं रहा, आप ये दूसरा निशान उनको नहीं मिल रहा कि आपको हम एक, उसका नुकसान जो सबसे बड़ा होगा वो ये होगा कि जो 70 के करीब रिजर्व सीट्स हैं जो कि सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी को मिलती हैं कि जो एक निशान के नीचे लड़ती है, उसके लिए ये जो उनसे हैं क्वालिफाई नहीं करेंगे। वो 70 सीट्स एकदम से माइनस हो जाएंगी। वो 70 सीट्स माइनस होंगी। फिर वंस अगेन जब आज़ाद लोग आते हैं तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हमने देखा कि हॉर्स ट्रेडिंग अपने अरूज पे चली जाती है। लोगों के पीछे ब्रीफ केसेस दोबारा फिरेंगे और उनसे कहा जाएगा कि आप इधर, लेकिन उसका एक ये होगा कि लाजमी बात है कि अगर पीटीआई किसी और पार्टी के साथ
मिल के इलेक्शन लड़ती है तो फिर वो एक ही निशान के तहत उसको इलेक्शन होगा, भले से वो बल्ला ना हो। और फिर अगर इनके उस पार्टी से ज़्यादा मेंबर्स इलेक्ट हो जाते हैं तो पार्लिमानी लीडर भी पीटीआई का होगा, और फिर जो डिसीजन होता है वो पार्टी हेड का नहीं होता, पार्लिमानी लीडर का होता है। तो वक्त मेरे पास कम है, तो इसका मतलब है कि कोई एक होता है ना कि वे आउट पीटीआई के पास क्या है, तो वो यही है। क्योंकि मैंने ये गौहर साहब को भी कहते हुए सुना था कि एक लास्ट मिनट रिजॉर्ट ये भी हो सकता है कि हम किसी छोटी पार्टी के साथ इसी तरह का मामला कर लें और हम उनका निशान लेकर उनके साथ इत्तेहाद कर लें। दिस इज आई थिंक इसके अलावा अब इनके पास अगर ये ना मिला तो कोई और रास्ता नहीं होगा, और ये गालिबन इनको करना पड़ेगा क्योंकि पार्टी को इंटैक्ट रखना है, उसके पार्लिमानी ग्रुप को इंटैक्ट रखना है, इंडिपेंडेंट कोई शख्स नहीं जा पाएगा। तो आई थिंक ये कोई ऐसी ऑप्शन है कि जिसको फिर चैलेंज भी नहीं किया जा सकता कि जी अब दूसरी पार्टी या तो ये कह दें कि जी अब उस पार्टी का भी इलेक्शन करा लें। तो पॉइंट इज, एक चीज़ ध्यान में रखिए कि जो इलेक्शन सिंबल होता है ना, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के जो मुख्तलिफ टूल्स होते हैं उसमें सबसे कारआमद टूल होता है। क्योंकि हमारे मुल्क में जो ये होता है सिंबल, ये कैप्सूल की तरह होता है एक पार्टी का, कि उसके अंदर उसके तमाम इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो लोग आसानी से रिकग्नाइज करते हैं और उसको वोट देते हैं। तो जब शेड्यूल 30 से 40 दिन के टाइम पे हो और तब जाके किसी पार्टी को उसके सिंबल से हटा दिया जाए, दिस शोज के जो अभी से इतना बड़ा सवालिया निशान है इस इलेक्शंस पे, इसके रिजल्ट्स पे आप देखेंगी कि दुनिया भर की जो तंजीम है और हमारे यहाँ जो है वो एक बहुत बड़ा खत्म हो गया। वरना इस इशू पे बात करना चाहती, इंशाल्लाह किसी और नशिस्त में बात करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया राजा मेरे अब्बास साहब, आपने वक्त दिया। यासीन आज़ाद साहब से थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आप प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद रहे। एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, व्यूअर्स हमारे साथ रहिए।